वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम उसको समझेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी समझ में आ रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज चल रही है आप लोग भी बेहतर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिसको भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट कर सकता है, कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज हम इस एक्सरसाइज 4.2 में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस थे हम उसको सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस को अपन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल की बात चल रही है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल। इधर पर आप एबीसी नाम भी दे सकते हो, एबीसी आप नाम भी दे सकते हो। एल्टीट्यूड, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड होता है एल्टीट्यूड मीन्स जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ये जो सीधी लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, यही एल्टीट्यूड होता है। और ये होता है, ये बेस होता है, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है ये? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो इधर तो बोला जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो जो ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस कितना है? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम बेस, लेट इट बी x। let the base of a triangle is x सेंटीमीटर। तो हमने बेस मान लिया कि x है। तो अगर बेस x है तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7 होगा। उस क्वेश्चन ने ये कहा हमसे कि जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड मींस जो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस कितना है? बेस अपन ने मान लिया कि x है। और अगर बच्चों बेस x है तो x में आप 7 माइनस कर दोगे, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, इसका मतलब x माइनस 7 है। एंड hypotenuse is given by the question, which is hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। ये भाई साहब अपन को 13 मालूम चल चुकी है और ये हमें x मालूम चल चुका है और परपेंडिकुलर हमें x माइनस 7 मालूम चल चुका है। नाउ वी हैव टू टेक पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं इसको मैं पूरा फुल्ली लगाऊंगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 7x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एंड बेस इज x का स्क्वायर। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां के बाद मैं ऊपर लिखता हूं इक्वल्स टू
एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मीन्स एक्स और b मीन्स 7 प्लस ये रहेगा एक्स स्क्वायर, ये रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वन 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हाउ मच स्क्वायर 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 14x पहले लिख लो फिर लिखो 49 बस। इसके बाद ये 69 कांस्टेंट टर्म है, इसको ट्रांसफर कर देंगे आर एच साइड में, तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर पे 0 बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड माइनस 169। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पर बड़ी डिजिट में माइनस का साइन है तो आंसर रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव होगा। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 169 माइनस 49 021 120। तो वो जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 120 एंड माइनस 120। तो हम इसको इजीली हम इस तरीके से लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 7x बचेगा एंड यहाँ पर 60 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 60 बचेगा। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम 60 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से कर देंगे, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 60 का 1 से होगा तो कितना आएगा 60 आएगा। अब अपन को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और उनको प्लस या फिर माइनस करने पर 7x आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए एक तो tan 6 जा 60 होता है, लेकिन आप tan प्लस 6 करेंगे तो 16 आएगा और tan माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। और एक होता है 320 जा 60, इससे भी लेकिन अपना काम नहीं बना। और ऐसे बहुत सारे तरीके से 60s होते हैं, जैसे कि 6 10 60 हो चुका है। चलिए ठीक है, अगर हम इस तरीके से अपना दिमाग जो है नहीं लगा सकते हैं तो हम इसका दूसरा ट्रिक से भी दिमाग लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे देखो, हमें अगर कोई भी टेबल मालूम नहीं होती तो हम इसका एलसीएम ले लिया करते हैं। क्या ले लिया करते हैं, एलसीएम ले लिया करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लोगे बच्चों 6 बन जा 60 बन जा 60 का 2 3 या 6 0 2 बन जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो हमें इन फैक्टर्स जो हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं इन फैक्टर्स के हेल्प से हम 7 लाने की कोशिश करेंगे उन दोनों नंबर से। 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4। तो 15 में से आप 15 और 4 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अभी भी काम नहीं बना क्योंकि हमें चाहिए 7। अब हम और आगे देखते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 5 12 5 जा 60 होता है, और 12 में से अगर हमने 5 माइनस कर दिया तो 7 भी आ जाएगा और अपना मल्टीप्लाई 60 भी आ रहा है। इसका मतलब 12 एंड 5 लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 12 एंड 5 लेंगे। तो मैंने चूंकि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं उनके साइन के साथ में, और ये इसको इस तरीके से जमाना है 12 और 5 को कि इधर पे जो रिजल्ट है वो -7 आ जाए, क्या आ जाए
7 आएगा। तो हम इसको किस तरीके से जमाएंगे, लिखेंगे -12x एंड +5x, क्योंकि अगर हम बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन लगाएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा, और रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो अपन को तो नेगेटिव ही रिजल्ट चाहिए ना। अब हम इन दोनों से x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x -12 प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x -12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x -12 कॉमन दिख रहा है, और फिर अगर आपने x -12 अगर कॉमन निकाल दिया है तो क्या बचेगा, x +5 बचेगा, x +5 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू टेक दिस इक्वल्स टू दिस, x -12 इक्वल्स टू 0, देन x का वैल्यू आ जाएगा 12। अब इसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, तो x +5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -5। तो ये वाला जो एल्टीट्यूड था वो था x -7 था। आप खुद सोचें, क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव में आ सकती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती है। अगर आप x इक्वल्स टू -5 लेते हैं और अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर डालते हैं या फिर यहाँ पर डालते हैं, x का वैल्यू आपका -5 आया, इसका मतलब बेस आपका -5 आया, क्या बेस -5 में हो सकता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्ट, दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्ट। तो कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, ये लेंगे, x इक्वल्स टू 12 लेंगे। तो यहां पर अगर आप x इक्वल्स टू 12 लेंगे तो बेस आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, और अगर आपका बेस 12 सेंटीमीटर आया तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, उससे 7 कम। ऐसी कहा गया था ना क्वेश्चन में कि बेस से 7 कम है एल्टीट्यूड, तो हो जाएगा 12 - 7, इसका मतलब 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। फाइंड द अदर 2 साइड्स, उस क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो वो जो अदर 2 साइड्स थी वो यही थी, एक बेस था और एल्टीट्यूड था। बेस अपना आ चुका है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ चुका है 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन अ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, सारा समझ में आया होगा। और जो भी बच्चा समझ नहीं पा रहा है वो वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकता है, वापस से पीछे, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो 3-4 बार पीछे कर सकता है और पीछे बार देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन अ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, a cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल्स हर एक दिन कुछ आर्टिकल्स छपते हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than, और हमें ये देखा गया है हर दिन, तो जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, जो कॉस्ट होती है आर्टिकल की, किसकी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल is 3 more than twice the number of article produced on that day। तो कितने प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले तो हमें इतना बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट पड़ती है ना आर्टिकल की, 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट पड़ती है वो होती है 3 more than, किससे 3 more than, किससे 3 ज्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब जितने आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल है उसका 2 गुना, उसका जो रेट होता है एक आर्टिकल का, तो आर्टिकल का जो रेट होता है वो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका 2 गुना, और कितने ज्यादा, 3 ज्यादा होगा। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें अपन सबसे पहले आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड
आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अरे एक्स, एक्स आर्टिकल जो है प्रोड्यूस होता है। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं? एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, तो कॉस्ट क्या आ जाती है उनकी, वो आर्टिकल के डबल होती है और कितनी ज्यादा होती है? 3 ज्यादा होती है। वो आर्टिकल, जितने आर्टिकल है, एक्स आर्टिकल है, एक्स आर्टिकल का डबल होगी और 3 ज्यादा होगी। ठीक है, एक्स आर्टिकल, आर्टिकल का डबल होगी और 3 ज्यादा होगी कॉस्ट। अब बताता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल जो कॉस्ट बनी, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और उस दिन जितनी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बनी वो कितनी बनी? 90 बनी। कितनी बनी? 90 बनी। तो देखो आर्टिकल्स कितने थे? एक्स आर्टिकल्स थे और कॉस्ट कितना था उसका? 2x + 3 था। तो आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे मैं मार्केट गया, मार्केट में मैंने 2 चॉकलेट्स खरीदी और वो कितनी रुपए की आ रही थी? हर एक आ रही थी 4 रुपए की आ रही थी। तो आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब जब आपने 2 चॉकलेट खरीदी, अगर हर एक चॉकलेट 4 रुपए की आ रही है तो 2 चॉकलेट कितनी की आएंगी? 8 रुपए की आएंगी। इसका मतलब तो हम इसका भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसका मतलब इसका भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा था उस टाइम पे कॉस्ट? 90 रुपीज बन रहा था। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 3 का एक्स से करेंगे 3x, 90 को ट्रांसफर कर दो, -90 = 0। अब वही सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 से करेंगे 180 बनेगा। अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और प्लस या फिर माइनस करने पर 3x आ जाए। तो हम वैसे अभी दिमाग नहीं लगा सकते कि क्या वो 2 नंबर हो सकते हैं, तो हम इजीली क्या ले लो? एलसीएम ले लो। दिस इज द रफ वर्क। 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब हमें ये फैक्टर्स आ गए, हम इन फैक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 2 नंबर प्रोड्यूस हो जाए, और जैसे ही हमें 2 नंबर प्रोड्यूस होंगे तो हम उससे 3 बना दें। हमें ऐसे नंबर प्रोड्यूस करना है। चलिए देखते हैं। 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, 12 and 15। 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12। इनसे क्या बना? इससे बना 12, इससे क्या बना? 15 बना। तो 15 12 का कितना होता है? 180 होता है। 15 12 180 और 15 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 15 में से अगर आपने 12 माइनस किया तो 3 भी आ जाएगा। मतलब वो जो नंबर है वो रहेगा 15 and 12 बनता है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एक जैसा ही रखेंगे। ठीक है, अब हम 15 और 12 को हम जमाएंगे किस तरह? जमाना तो इधर पे बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? कैसे इजी हो जाएगा? क्योंकि 3 पॉजिटिव है। जब 3 पॉजिटिव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन नहीं 3 पॉजिटिव है तो सीधा डाल दो उसमें, +15x -12x। ठीक, अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे अपन, x कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 15। अब इन दोनों से कॉमन आएगा 12, क्या बचेगा? 12 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6 ले लो कॉमन। क्या लेंगे अपन? 6 कॉमन लेंगे। 6 2 12x माइनस 6 1 6 बचेगा 3, 6 5 15, सॉरी 6 5 13। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? इधर पे देख, ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजों का बड़ा ही ध्यान देना होता है। तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2x + 15 और क्या बचेगा? x - 6 = 0। अब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x + 15 = 0। देन 2x = 15 को ट्रांसफर कर तो -15, तो x = -15/2, -15/2। और हम इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, तो x = 6, +6।
पॉजिटिव 6। तो आप लोग खुद सोचें कि यहाँ पर x इक्वल्स टू -15/2 डालना चाहिए इसमें। क्या आर्टिकल नेगेटिव में छप सकते हैं? क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि आज मेरे घर में -2 दाल बनी, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। या फिर मैं इस तरीके से बोलूंगा कि मेरे इधर पर -2 AC आए, -2 AC आए। क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरे घर में -2 शूज आए? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता इस तरीके से। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि मेरे घर में 2 AC आए हैं, या फिर 2 TV आई हैं, या फिर 2 कार आई हैं। मैं इसी तरीके से बोल सकता हूँ। या फिर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, अगर प्रोडक्शन होता है आर्टिकल का तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे, हमेशा तो नहीं, इन द केस हम क्वेश्चन के सिचुएशन पे ही डिपेंड होगा कि हम किस तरीके से x की वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम x की वैल्यू 6 डाल के देखते हैं। 6 क्या डालना है? 6 अगर इधर पर आप देखेंगे तो आर्टिकल कितने छपे थे? x छपे थे, मतलब x कितना छपे थे? 6 छपे थे। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट थी उसकी 2x प्लस 3। तो इधर आ जाएगा 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 6 प्लस 3। 6 to the 12 plus 3 it means 15 रुपीज। तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा? 15 रुपीज पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we have to move on a exercise 4.3. 4.3 में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड द डेप्थ। सबसे पहले अब बात करना पड़ेगा हमें नेचर ऑफ रूट्स पर। तो नेचर ऑफ रूट्स में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे बच्चों? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे। हम ऐसे 2 नंबर की सर्च कर रहे थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला प्रोडक्ट बने, प्लस या माइनस करने पर बीच वाली मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। हम इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। लेकिन 4.3 में हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। उस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखेंगे कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का। उसका नाम रहेगा क्या? डिस्क्रिमिनेंट। उसका नाम रहेगा डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के किस तरीके से नेचर्स हो सकते हैं? रूट के नेचर निकालने के लिए हम इधर पे एक फॉर्मूले को इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। और वो फॉर्मूला है बच्चों x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे कि सर कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं किसी भी चैप्टर में। आप लोग सोचते होंगे कि सर कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं किसी भी चैप्टर का। तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू सारा ही इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। अपन क्वेश्चन जितनी भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में मैं छोटा छोटा करके मैं इंट्रोडक्शन देते ही जाता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। Question number first is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0। तो अब हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे और हमें इसका नॉर्मल फॉर्म भी क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं।
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म जो है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम कंपेयर करेंगे इसको इससे, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करेंगे और हम a b और c की वैल्यू इधर से फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर आपको इधर दिख रहा होगा, इधर पे भी दिख रहा होगा, a दिख रहा है इधर पर लेकिन इधर पे 2 दिख रहा है। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इधर पर x दिख रहा है, इधर पर x दिख रहा है, इधर पर b दिख रहा है, इधर पर -3 दिख रहा है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी 5। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस फॉर्मूला। लेकिन चूंकि हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करती है तो हमें उसको फाइंड करना है। रियल रूट, अगर रियल रूट मतलब क्या होता है, रियल रूट मींस अगर, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का और फॉर्मूला देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, -4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 5। रूट माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 8 एंड 8 5 40। तो अगर आप 40 में से 9 माइनस करते हैं तो रूट 31 आता है। क्या आता है, रूट 31। लेकिन ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन, क्योंकि हम छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस कर रहे हैं। जब भी हम छोटी डिजिट को बड़ी डिजिट से माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब इधर पर आ चुका -√-31। और डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट के अंदर माइनस आता है तो ये रियल रूट नहीं है, ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो इक्वेशन है ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नाउ वी हैव टू राइट लाइक दिस, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट in this quadratic equation, this real root does not exist in this quadratic equation। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ चुका है। और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव साइन भी आया होता और इधर पे 31 लिखा होता तो 31 आप लोग बता सकते हैं कि 31 किसका रूट होता है। मेरे ख्याल से किसी का भी रूट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ इर्रेशनल नंबर, बिकॉज रूट 31 इज द इर्रेशनल नंबर। 31 किसी का भी रूट नहीं होता है। अगर इसकी प्लेस पर अगर रूट 16 आया होता और 16 का रूट होता है 4, तो ये रियल रूट को एग्जिस्ट कर जाता। ठीक है, इसके रियल रूट हमें मिल जाते हैं क्योंकि 16 का रूट होता है, इसलिए हमने 4 लिख दिया। और 4 अगर हम इसमें डालते तो हमारे लिए x की एग्जैक्ट वैल्यू आती, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि उसका रियल रूट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर -4√3x + 4 इक्वल्स टू 0। वैसे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। a का वैल्यू 3 लिख दो, b का वैल्यू -4√3 लिख दो, c का वैल्यू 4 लिख दो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू रूट लिखो b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, -4√3 का स्क्वायर -4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज
4। चलिए देखिए, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है। माइनस 4 4 16 एंड 16 3 48, 16 3 48, रूट 16 3 48 माइनस 48, 48 एंड 48 √0, और √0 मीन्स 0, √0 मीन्स 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आता है तो ये पॉसिबल है कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसके रियल रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या है उसके रियल रूट्स, देखते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस पी, माइनस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, -4√3, इधर पे लगा देंगे प्लस माइनस, रूट लिखेंगे b स्क्वायर मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मीन्स 3 एंड c मीन्स 4 अपॉन 2a, 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3। ये हमने सारी वैल्यूज को पुट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर पर 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे। इसके बाद माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। और ये वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट हम 0 निकाल चुके हैं, अभी ये डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को वापस ना करके हम सीधा 0 लिख देते हैं, 0 अपॉन 2 3 या 6। इसका मतलब 4√3 अपॉन 6, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो आएगा 2√3 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट मींस आंसर दिया गया है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। √3 अपॉन √3 हम रैशनलाइज कर देंगे, और इधर पर 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, और इधर आ जाएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2/√3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप बड़े ही बेहतर तरीके से आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं एकदम सीरीज चला रहा हूँ। मैं ये पूरी बुक को खत्म करने का बड़े ही आज के तरीके से प्रयास करूंगा, और मैं बहुत जल्दी ही बुक खत्म करूंगा। अभी फिलहाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको वीडियो क्लिप के थ्रू मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा और मैं उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।